कभी सोचा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी बनाने का जो सपना आज साकार हो रहा है, उसे एक सदी पहले ही किसी ने देख लिया था। जी हाँ, एक ऐसे वैज्ञानिक ने जिन्हें हम भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। आज हम उन्हीं की कहानी जानेंगे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की। ये हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। और देखिए, उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक कहना, ये तो उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। वो एक वैज्ञानिक थे, एक बहुत बड़े उद्यमी थे, और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शिक्षक और परोपकारी थे। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि कैसे विज्ञान लैब की चारदीवारी से निकलकर पूरे समाज को बदल सकता है। तो चलिए, उनके इस कमाल की जिंदगी के सफर को 5 हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे उनके बचपन से, जहां एक मुश्किल ने उन्हें ज्ञान का एक नया रास्ता दिखाया। फिर बात होगी उनकी उस शानदार वैज्ञानिक खोज की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भारत की पहली दवा कंपनी बनाई, कैसे वो एक महान टीचर बने, और आखिर में आज के भारत पर उनकी विरासत का क्या असर है। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इनकी कहानी भी एक बहुत बड़ी चुनौती से शुरू होती है। एक ऐसी चुनौती जिसने उनके लिए स्कूल के दरवाजे तो बंद कर दिए, पर सच पूछिए तो ज्ञान की पूरी दुनिया ही खोल दी। जरा सोचिए, एक 12 साल का बच्चा जिसे एक गंभीर बीमारी की वजह से 2 साल के लिए स्कूल छोड़ना पड़ जाए। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट होती, लेकिन प्रफुल्ल चंद्र राय के लिए ये एक मौका बन गया। उन्होंने घर पर रहकर ही खुद से पढ़ना शुरू किया, साहित्य, इतिहास और लैटिन जैसी मुश्किल भाषाएं भी सीखीं। और ये सेल्फ स्टडी इतनी मजबूत थी कि जैसे ही वो ठीक हुए, उन्होंने सीधे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप जीत ली। ये उनके कभी ना हारने वाले जज्बे की पहली जीत थी। तो एडिनबर्ग पहुंचकर मिली शिक्षा ने उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां वो केमिस्ट्री की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले थे जिसे उस दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिक नामुमकिन मानते थे। और ये पहेली थी मर्क्यूरस नाइट्राइड। अब इसे आप एक ऐसे केमिकल की तरह समझिए जो बनते ही गायब हो जाता हो, मतलब बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल। वैज्ञानिक इसे बना तो लेते थे, पर यह इतना अस्थिर था कि इसे पकड़ना या इस पर कोई स्टडी करना लगभग नामुमकिन था। केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर आया साल 1896। आचार्य राय ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने उस नामुमकिन केमिकल को एक स्थिर यानी स्टेबल क्रिस्टल के रूप में बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की कामयाबी नहीं थी, ये तो केमिस्ट्री की समझ में एक बहुत बड़ा कदम था। इसे खोज ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिला दी। उस समय के वैज्ञानिक समुदाय ने उन्हें सम्मान से एक नाम दिया, मास्टर ऑफ नाइट्राइड्स। अब वो सिर्फ भारत के वैज्ञानिक नहीं रहे, बल्कि दुनिया के जाने माने केमिस्ट में गिने जाने लगे। पर आचार्य राय सिर्फ भविष्य की तरफ नहीं देख रहे थे, वो अपने अतीत की जड़ों को भी तलाश रहे थे। उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी, और इस किताब के जरिए उन्होंने दुनिया को बताया कि केमिस्ट्री का ज्ञान भारत में सदियों से मौजूद था। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि भारत के खोए हुए वैज्ञानिक आत्मविश्वास को फिर से जगाने की एक कोशिश थी। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ राय एक दूर की सोचने वाले उद्यमी भी थे। उनका साफ मानना था कि जो ज्ञान लैब में बना है, अगर वो आम लोगों के काम ना आए तो वो अधूरा है। और इसी सोच ने भारत के पहले फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप को जन्म दिया। सिर्फ 700 रुपए। हाँ, आज ये रकम बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस जमाने में बस इसी छोटी सी पूंजी से उन्होंने एक ऐसे सपने की नींव रखी जो आगे चलकर भारत को दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला था। आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक बहुत बड़ा और बहुत साहसी कदम था। और इसी सोच के साथ बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह अपने आप में एक आंदोलन था, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था कि जरूरी दवाओं के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। सही मायनों में यह स्वदेशी का विचार था जो अब कागज से उतरकर फैक्ट्री तक पहुंच चुका था। आचार्य राय ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक अकेला इंसान क्रांति नहीं ला सकता, इसके लिए तो एक पूरी पीढ़ी तैयार करनी पड़ती है। और यहीं से उनकी जिंदगी का एक और अहम किरदार शुरू होता है, एक महान शिक्षक का। सच कहूं तो उनकी असली विरासत शायद उनकी लैब या उनकी फैक्ट्री नहीं, बल्कि उनके छात्र थे। मेघनाथ साहा और सत्येंद्रनाथ बोस जैसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने आगे चलकर साइंस की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, वो उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयार हुए थे। उनकी क्लासरूम मानो भविष्य के वैज्ञानिकों की एक नर्सरी थी। उनके काम को देश और दुनिया दोनों में पहचान मिली। 1919 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। उन्होंने भारत में केमिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना भी की। लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान उनकी सादगी में छिपा था। वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा बिना किसी को बताए छात्रों की मदद और दूसरे सामाजिक कामों में दान कर देते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सदी पहले जो काम उन्होंने किया वो आज हमारे लिए कितना मायने रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। आज जब हम गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इस विशाल पेड़ की जड़ें आचार्य राय की उसी छोटी सी बंगाल केमिकल्स कंपनी तक जाती हैं। उन्होंने जो बीज उस वक्त बोया था, वो आज एक ऐसे विशाल उद्योग का रूप ले चुका है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचा रहा है। वो अपनी सोच में समय से कितना आगे थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उनका जो स्वदेशी का विचार था, आज हम उसे मेक इन इंडिया कहते हैं। और विज्ञान को समाज की भलाई से जोड़ने का जो उनका सपना था, वही आज राष्ट्रीय विकास के लिए इनोवेशन कहलाता है। नाम भले ही बदल गए हों, पर सोच वही है। तो अंत में सवाल यही है, आचार्य राय की विज्ञान और आत्मनिर्भरता की जो भावना थी, वो आज के भारत को कैसे प्रेरित कर सकती है।
शायद इसका जवाब उन्हीं की जिंदगी में छिपा है कि जब ज्ञान, उद्यम और सेवा की भावना एक साथ मिल जाती है तो एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है।